पहले हम लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे थे और कोरोना को लेकर हुकूमती और अपोजिशन जितने भी रहनुमा उनका रवैया कैसे है उस पर उस्मान बसरा साहब मेरे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर गजनफर और इसके साथ साथ सदीक जान भी मेरे साथ मौजूद थे। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर गजनफर और सदीक जान। बात करेंगे इंडिया और चाइना की लद्दाख सरहद के हवाले से जहाँ पे कशीदगी कायम है। आज भारतीय मीडिया ने एतराफ़ भी किया है कि उनके 20 से ज़ायद फौजी और एक ऑफिसर इस कशीदगी में जहन्नुम वासिल हुए हैं। ये कशीदगी पाकिस्तान और इस खत्ते के लिए इतनी अहमियत की हामिल क्यों है, इतनी अहम क्यों है? असल बात यह कि हालिया दिनों में जो भारत ने अपने आइन में, आपको याद है कि तरमीम करके कश्मीर को जो अपने मुल्क का हिस्सा बनाने की एक नाकाम कोशिश की है, इससे मामला कुछ अलग नहीं है क्योंकि इस तरमीम से ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख का वो इलाका भी मुतासिर होता है जिसे चाइना अपने हदूद में तस्वुर करता है। इसका मतलब ये है कि भारत ने ना सिर्फ कश्मीरी भाइयों और पाकिस्तान के साथ धोखा किया बल्कि चाइना की ज़मीन भी हथियाने की कोशिश की है। इसको भी अगर नाकाम कोशिश कह दूँ तो गलत नहीं होगा। अब इस तमाम तर मामले को इस तरह देखा जा रहा है कि जी चाइना ने बैकडोर चैनल्स के ज़रिए भारत को ये पैगाम, ये मैसेज भी दिया है कि अपने आइन में तरमीम करके कश्मीर और तमाम इलाके को पुरानी शक्ल में वापस बहाल किया जाए, वरना भारत को इसका अंजाम भुगतना होगा। इस पर बात करूंगी सिद्दीक आपसे भी, ब्रिगेडियर साहब आपसे भी। ब्रिगेडियर साहब आप तो बड़ा गहरी नज़र रखते हैं इन इशूज़ पर, मैं आपकी तरफ पहले आऊँगी। ब्रिगेडियर साहब इस बात में कितनी सदाकत है कि चाइना ने वाकई इस चीज़ का मुतालबा किया है कि भारत तरमीम करके कश्मीर और दीगर इलाके को अपनी असल शक्ल में बहाल करे? आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? ये अगर खबर ना भी हो ना, अगर फर्ज करें ये खबर ना भी है, मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो इसका तनाजुर है ना, जो तारीखी पस मंजर है उसमें यह है कि जो ये आर्टिकल 370 जब यूनाइटेड नेशंस ने भारत को एक स्पेशल स्टेटस, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, नेहरू गया था ना यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तान तो नहीं गया था। उसके बाद फिर प्लेबिसाइट कमिश्नर भी यहाँ पे अपॉइंट हुआ था। फिर नेहरू ने बात टेलीग्राम भी दिया था कि जब हम इस इलाके के मसले को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के, कश्मीरियों की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के मुताबिक हल करेंगे। तो वो जो उस वक्त एक यूनाइटेड नेशन ने करारदाद पास की थी जिसमें कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ पे कोई भी फैसला जो है वो यूनाइटेड नेशन की मर्जी या उसके बजाव नहीं होगा। उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अरकान थे, P5 के मेंबर जो थे, उन्होंने उसको साइन किया था, अप्रूव किया था, जिसमें चाइना भी शामिल था, जिसमें बरतानिया भी था, जिसमें अब जब उन्होंने साइन किया था तो उस वक्त तो चाइना वहां इंटरफेयर नहीं कर सकता था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का ऊपर का हिस्सा जो है वो लद्दाख से मिलता है और वो लद्दाख जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको चाइना जो है अपना हिस्सा क्लेम करता है, वो कश्मीर का हिस्सा बनता है। तो जब इंडिया ने वो चीज खत्म कर दी, वो खत्म कर दिया आर्टिकल, तो फिर तो चाइना के ऊपर से वो बार हट गया ना कि जी मैंने साइन किया था तो मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, वो तो कदम हट गई। तो उन्होंने करना ही करना था क्योंकि वो उनका अपना इलाका वो तस्वुर करते हैं और लद्दाख का वो इलाका जहाँ जो कराकरम पास जहाँ से 8 किलोमीटर है और चूंकि इंडिया वहाँ पे दौलत बेग के अंदर उन्होंने एक बेस बनाया, अब वो उसको डेवलप कर रहे थे, उसको वो इंटरनल नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर रहे थे। वहाँ पे एक दरबूक शायक दौलत बेग रोड बना रहे थे जिससे उन्होंने, क्योंकि अमित शाह ने पिछले दिनों आपको याद है असेंबली में बयान दिया था कि हम अक्सी चीन का इलाका चाइना से हर कीमत पे लेके रहेंगे, तो चाइना के कान नहीं खड़े होने चाहिए थे कि इंडिया तो हम पे हमला करना है। ये तमाम इंडिया की दहशतगर्द पॉलिसियां हैं, दहशतगर्द दिमाग है जो नरेंद्र। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब जो इंडिया के कान खड़े हो गए, अब इंडिया की जो दुर्गत बना दी उस पर भी जरा तबसरा कीजिएगा। नहीं खड़ी करते चाइनीज, ये इंडिया की दहशतगर्दाना पॉलिसियां हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जैसा कमीना दहशतगर्द, अमित शाह, बाबू बजरंगी, और उसमें इंडियन मीडिया में वो एक है ना अरुण, क्या नाम है, अरुण गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, इस तमाम की तमाम ये दहशतगर्दी की जंग में ये लोग हैं जो लोगों को, जो मुल्कों को मजबूर करते हैं और फिर उनसे मार खाते हैं। मार खाने के बाद शर्म नहीं आती इनको, जाके बैठ जाते हैं आराम से। अब वो गोस्वामी जो एंकर है रिपब्लिक टीवी का, उसको लेके आए ना, उसने कल मतलब जहालत की इंतहा देखो फिजा कि वो एंकर रिपब्लिक टीवी का ये कहता है कि पाकिस्तान ने टिड्डी दल जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो भेज दिए वहां से, दहशतगर्द भेज दिए टिड्डी दल के रूप में। कभी नहीं, कभी हम कबूतर भेज देते हैं, कभी हम टिड्डी दल भेज देते हैं। अभी तो कोरोना भी कहते हैं मुसलमानों की साजिश है, भारत में मुसलमान फैला रहे हैं, पाकिस्तान मुसलमान उनके सर पे हमेशा सवार रहेंगे क्या? ये इंतहाई
अच्छा, सिद्दीक की तरफ जाती हूँ ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, दहशतगर्द जो है ना वो मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ ब्रिगेडियर साहब। सिद्दीक, आपने ब्रिगेडियर साहब की बातें भी सुनी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। अरनाब का जो उन्होंने हवाला दिया, आप खुद इस फील्ड से हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, अपनी पहचान रखते हैं। किसी सहाफ़ी का इस तरह की गुफ्तगू करना, फिर वो क्लेम करते हैं कि जी मतलब उनका मीडिया बड़ी सही बात करता है, हमेशा हक़ाइक़ को छुपाता है, हमेशा नरेंद्र मोदी का एक ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश करता है जो किसी और को नजर नहीं आता होगा उनके मीडिया के अलावा। और फिर इस तरह की बातें कि पाकिस्तान से अब टिड्डी दल आ गया, पाकिस्तान से कबूतर आ गया, यानी पाकिस्तान उनके हवास पे इतना सवार रहता है, तभी तो हमारी इतनी बात करते हैं। वैसे अच्छा है, हमसे डरते हैं सिद्दीक, देखिए मैं हमारे कबूतरों से भी डरते हैं, टिड्डी दल से भी डरते हैं। बिल्कुल, वो तो जहाँ से हवाएं जो जाती हैं वो कहते हैं गर्म हवाएं पाकिस्तान ने भेज दी हैं, वो तो ये भी कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अरनाब की तरह के जो एंकर्स हैं उनकी वजह से हमारा इंटरनेशनल मीडिया में इंटरनेशनली हमारा केस मजबूत होता है। जब उनकी इस तरह की हमाकतें, बेवकूफ़ियाँ, अजीबोगरीब बातें जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो हमारा केस मजबूत होता है। जब हम इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये बात कहते हैं कि यार इनका दिमाग चल गया है, इनके दिमाग से ये लोग फारिग हैं, अकल शक्ल इनके अंदर कोई नहीं है और ये बिल्कुल ही पागल हो गए, तो वो जब वो क्लिप इनके देखते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है। और ये जो चाइना के साथ मामला इनका चल रहा है उसमें भी इनको ये पता चल गया होगा कि फिल्म की शूटिंग में और अरनाब के प्रोग्राम में जो कुछ दिखाया जाता है वो और चीज़ें होती हैं और हकीकत कुछ और होती है। पहले इन्होंने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की, वो इन्होंने हकीकत में इनके फौजी बने ना फिर अजय देवगन और वो जो अक्षय कुमार जिस तरह के वो स्टंट्स करवा रहे होते हैं उनसे। बिल्कुल, तो अब इनको देखें, पहले पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की, पाकिस्तान इनके साथ क्या किया, अब चाइना के साथ की वहाँ से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मोदी की पॉलिसी है ना, अब आप देखेंगे मोदी क्या करेगा। मोदी की पॉलिसी जो है ना वो जो हमारे यहाँ जो ताकतवर और कमज़ोर के सामने मियाँ नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी थी या मीर रहमान की पॉलिसी है, मोदी की पॉलिसी मीर से मिलती जुलती है। नवाज शरीफ साहब जब ताकतवर अगले को देखते थे, वो कहा जाता था ना कि वो एक हाथ गिरबान पे रखते थे, एक पाँव पे रखते थे, ताकतवर हो तो पाँव पकड़ लो, कमज़ोर हो तो गिरबान पकड़ लो। लेकिन मीर शकील का यह है कि ताकतवर हो, एक बार पाँव गिर जाओ और निकल आओ उस मसले से, फिर उसको पड़ जाओ। मोदी अब यही कोशिश कर रहा है कि वो चाइना के पाँव में पड़े हुए हैं कि किसी तरह से हम इससे निकल आए, लेकिन वो दोबारा छेड़छाड़ करेंगे चाइना के साथ और दोबारा इसी तरह मुँह की खाएंगे जिस तरह से इस वक्त उनके साथ चाइना कर रहा है। तो ये देखें कि मोदी जो है अब मुसलसल भारत को जिस तरफ लेकर जा रहा है, वही बात जो पाकिस्तान बार बार कह रहा था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि ये तबाही और बर्बादी की तरफ अपने मुल्क को लेकर जा रहा है। आप देखें पहले अक़लियतों के साथ क्या किया, कश्मीर के साथ क्या किया, फिर कोरोना में जो कुछ वहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद अब ये चाइना के साथ छेड़छाड़। तो ये सारी चीजें मजीद इनको तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगी और पाकिस्तान का केस मजीद मजबूत हो रहा है। दुनिया को नजर आएगा कुछ मजीद हम बात कर लेते हैं ब्रिगेडियर गजनफर से भी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सिद्दीक का पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब ने सिद्दीक की गुफ्तगू भी सुनी, आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, भारत नरेंद्र मोदी के पागलपन पे तो किसी को शक नहीं हो सकता, उसके घर वाले भी कहते होंगे कि इंतहाई पागल इंसान है, जुनूनियत आपको पता है कि उसमें कूट कूट के भरी, और पाकिस्तान मुसलमान हमेशा उसके सर पे सवार रहते हैं। उसका वोट लेके आगे आने की वजह भी ये थी कि इंतशार की पॉलिसी, मुसलमान मुखालिफ नारे लगा के, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा के। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप देखें भारत हर तरफ से हम देख रहे हैं कि अपनी सरहद को खतरे में डाल रहा है। एक जानिब पाकिस्तान, दूसरी जानिब चाइना, तीसरी जानिब नेपाल, और अंदर जो भारत में हालात हैं वो भी आपके सामने है कि कोई भी माइनॉरिटी वहाँ पे खुद को सिक्योर या सेफ कंसिडर नहीं करती है। एक अहम सवाल ब्रिगेडियर साहब, क्या भारत इतना ताकतवर है जो तमाम ममालिक से एक साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहा है, या फिर डिक्टेशन ले रहा है? किससे, ज़रा खुल के बताइएगा। दो चीज़ें हैं। जहाँ तक ताकत की आपने बात की, पहले तो वो इतना ताकतवर तो नहीं है कि तमाम मुल्कों के साथ साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में जो है वो कन्फ्रंटेशन अफोर्ड कर सके, और वो उसके अपने ही जो उनके अपने ही जो अस्करी माहिरीन हैं, जिनमें से बहुत सारे रिटायर्ड सोच रखने वाले लोग हैं, वो कह चुके हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा भी कहता हूँ ना, वो समझने की ज़रूरत है। आपने कहा ना कि मोदी के घर वाले, मोदी का घर वाला है, मोदी का घर वाला है ही कोई नहीं। उसके बाप का पता नहीं आज तक, हिटलर के बाप का भी पता नहीं था, इसके बाप का पता नहीं था कौन था। तो जिनके बाप का पता नहीं होता ना, वो बुनियादी तौर पर साइकोपैथ होते हैं। और इस वक्त भारत के अंदर जो लीडरशिप है ना, जो ऊपर जो टियर है लीडर्स का, जिसमें आप मोदी से लेके वो एक रंग बिरंगा कार्टून किस्म का योगी है, वहां तक आप आगे आ जाए ना, तो आपको सबके अंदर मजहबी जनूनियत में इन्वॉल्व लोग नजर आएंगे, जिनका बेस जो है वो हिंदुत्व और सेफ्रॉन टेररिज्म।
अब ये लोग जो होते हैं, जो वन साइड मजहब को दहशतगर्दी का जरिया बनाते हैं, मजहब को जनूनियत का जरिया बनाते हैं, वो ताकत के इस्तेमाल के, वो ताकत के पोटेंशियल को नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि हमने दिमाग से क्या, अपने दिमाग की जो सोच है उसको किस तरह आगे लेके चलना है। जिस तरह हिटलर ने यूरोप पे तो हमला किया ही किया था, अब वो चूंकि उसके वो बगैर उसके बाप का पता नहीं था, वो बुनियादी तौर पे साइकोपैथ था, तो उसने ये जानते हुए कि रशिया के खिलाफ कामयाबी नहीं होगी और वेदर खराब होने वाला है, उसने रूस पे हमला कर दिया, जो उसकी बाकी अल्टीमेट डिफीट का बाइस बना। यही नरेंद्र मोदी का हाल है। तो इनसे तवक्को कोई नहीं की जा सकती, क्योंकि जो लीडर बालाकोट में जब इनकी एयरफोर्स ने कहा कि उसने कहा जी जाओ हमला करो, जो नेचुरली जो एयरफोर्स के लोग थे उन्होंने कहा जी आज बादल हैं तो क्लाउडी मौसम है, तो नरेंद्र मोदी का जवाब किया था तो वो क्लाउड पे जहाज लेके जाओगे तो जहाज तो नजर ही नहीं आएगा, तो इसलिए तुमको फायदा